Everyone, as you all know, we are discussing the chapter pastoralist in modern world, and today's topic is pastoralist in plateau, plains, and deserts. Banjaras are yet another well-known groups of graziers. They were found in villages of Uttar Pradesh, Punjab, Rajasthan, Madhya Pradesh, and Maharashtra. In search of good pasture land for their cattle, they moved over long distances selling plough cattle and other goods to villagers in exchange for grain and fodder. आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम पेस्टोरल कम्युनिटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कहाँ मिलती हैं, हमें प्लेन्स में मिलती हैं, प्लेट्यूज़ में मिलती हैं और डेजर्ट्स में मिलती हैं। इसमें जो एक कम्युनिटी है वो है बंजारास। ये जो बंजारास कम्युनिटी हैं ये ग्रेजियर्स हैं, यानी कि चरवाह हैं। दे आर ये जो है ये जो कम्युनिटीज़ है ये ज़्यादातर हमें कहाँ मिलती हैं, उत्तर प्रदेश के विलेजेस में, पंजाब के विलेजेस में, राजस्थान के विलेजेस में, मध्य प्रदेश के विलेजेस में एंड महाराष्ट्र के विलेजेस में। ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस, ताकि इनको अच्छी पास्चर लैंड मिले इनके एनिमल्स के लिए। ठीक है, ये प्लो कैटल बेचते हैं। ठीक है, एंड साथ ही साथ इन रिटर्न ये एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इन रिटर्न ये डिमांड करते हैं कि लोग इनको क्या दें, ग्रेन दें एंड इनके एनिमल्स के लिए फॉडर दें, यानी कि इनके एनिमल्स के लिए भी क्या दें, खाना दें। इन द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान लिव द राइकास। द रेनफॉल इन द रीजन वॉज मर्ज मिग्री एंड अनसर्टेन। अगर डेजर्ट्स की हम बात करें तो वहाँ पे एक जाति रहती है जिनको बोलते हैं राइकास। यहाँ पर जो रेनफॉल है बहुत मिग्री होती है और अनसर्टेन होती है। ऑन कल्टिवेटेड लैंड हार्वेस्ट फ्लक्चुएटेड एवरीवेयर। और अगर कल्टिवेटेड लैंड की बात करें तो वहाँ पे हार्वेस्ट जो है वो फ्लक्चुएट करती है। ओवर वास्ट स्ट्रेचेज नो क्रॉप कुड बी ग्रोन। वास्ट जो फील्ड्स ऐसे रह जाते हैं जहाँ पे कोई भी क्रॉप नहीं बो जाती। सो द राइकास कंबाइंड कल्टिवेशन विद पेस्टोरलिज्म। तो ये जो राइकास होते हैं क्या करते हैं, ये कंबाइंड कल्टीवेशन करते हैं जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ हैं उनके संग। ड्यूरिंग द मानसून द राइकास ऑफ बारमर, जैसलमेर, जोधपुर एंड बीकानेर स्टेट इन देयर होम विलेज वेयर पास्चर्स आर अवेलेबल। जब मानसून का टाइम होता है तो जो राइकास हैं बारमर के, जैसलमेर के, जोधपुर के और बीकानेर के, ये अपने होम विलेजेस में ही रहते हैं जहाँ पर इनको क्या मिलते हैं, ईजिली पास्चर्स मिल जाते हैं। By October, when these grazing grounds were dry and exhausted, they moved out in search of new pasture and water and returned again during the next monsoon. और जैसे ही अक्टूबर का मंथ आता है और इनके ग्रेजिंग ग्राउंड्स क्या होते हैं, खाली हो जाते हैं और एग्जॉस्ट होते हैं, तो ये अच्छे पास्चर्स और वाटर के सर्च में दूसरी जगह चले जाते हैं और वहाँ पर कुछ टाइम स्टे करते हैं। और जब नेक्स्ट मानसून आने वाला होता है तो ये अपने होम विलेज रिटर्न आ जाते हैं। One group of Raikas known as Maru Raikas herded camels and another group reared sheep and goat. अगर एक ग्रुप की हम बात करें जिनको बोलते हैं मारू, और दूसरा ग्रुप जो है जो हर्ड करता है कैमल्स को, ठीक है, और साथ ही साथ शीप और गोट को। यहाँ पर दो ग्रुप बताए गए हैं राइकास के। एक ग्रुप तो वो है मारू जो क्या करता है, कैटल को, कैमल्स को पालता है, और दूसरा जो ग्रुप है वो किसको पालता है, शीप और गोट को। So we can see the life of these pastoral was sustained by careful consideration of host of factors. अगर हम इन पेस्टोरल ग्रुप्स को देखें तो इनकी जो लाइफ है वो किसकी वजह से हो रही है, ये जो फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स हैं जो मतलब अवेलेबिलिटी है चीज़ों की, ठीक है, उनकी वजह से होते हैं। दे हैव टू जज नो लॉन्ग द हर्ड्स could stay in one area and know where they could find water and pasture. They needed to calculate the timing of their movements and ensure that they could move through different territories. They had to set up a relationship between farmers and so that the herds could graze in harvested field and manure the soil. They combined a range of different activities, cultivation, trade and herding to make their living. और आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर जब भी ये जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ है जब ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं तो इनको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इनको ये देखना होता है कि कितना टाइम ये एक स्टेट में रुकेंगे, ठीक है, इनको एक टाइमिंग कैलकुलेट करनी पड़ती है। इनको देखना पड़ता है कि जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पर पास्चर्स और वाटर कितना अवेलेबल है, ठीक है, और उन्हें साथ ही साथ एक रिलेशनशिप भी मेंटेन करनी पड़ती है उन लोगों के संग जो उन जगहों में रहते हैं।
ठीक है, जैसे फार्मर्स हो गया कि किस तरीके से इनके जो फ्लॉक्स हैं वो क्या करेंगे, फील्ड्स को, जो हार्वेस्टेड फील्ड्स हैं उनमें ग्रेस करेंगे, एंड साथ ही साथ इन रिटर्न उनको क्या देंगे, मैन्योर देंगे, एंड साथ ही साथ उनको इसके थ्रू अलग अलग और एक्टिविटीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके से वो ट्रेड करके, कल्टिवेशन करके और एनिमल्स को पालकर अपनी लिविंग को मेंटेन करके रख सकें, अपना जीवन चला सकें। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डिड द लाइफ ऑफ पैस्टोरल चेंज अंडर कॉलोनियल रूल। और जब कॉलोनियल रूल आया तो ये जो पैस्टोरल कम्युनिटीज़ थी इनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। ओके, कॉलोनियल रूल एंड पैस्टोरल लाइफ। अंडर कॉलोनियल रूल द लाइफ ऑफ पैस्टोरल चेंज dramatically. Their grazing ground shrank, their movements were regulated and revenue they had to pay increased. Their agricultural stock declined and their trades and craft were adversely affected. अब बात हो रही है कि जब कॉलोनियल रूल इंडिया में आया तो उनका क्या इफेक्ट पड़ा पैस्टोरल कम्युनिटीज़ पे। तो अगर हम कॉलोनियल रूल की बात करें तो जब वो इंडिया में आया तो उनका काफ़ी बड़ा रोल था, ठीक है, पैस्टोरलिस्ट की लाइफ में। उनकी जो लाइफ थी वो काफ़ी हद तक चेंज हो गई। उनके जो ग्रेजिंग ग्राउंड से वो श्रैंक हो गए, ठीक है, उनकी जो मूवमेंट्स थे उसे रेगुलेट किया जाता था, उसको देखा जाता था और रिवेन्यू लिए जाते थे उनसे इस चीज़ पर, ठीक है, एंड साथ ही साथ वो जो रिवेन्यू था वो भी क्या हो जाता था, इंक्रीज़ किया जाता था कई बार, ठीक है। उनका जो एग्रीकल्चर स्टॉक था वो डिक्लाइन हो गया था और जो ट्रेड्स और जो क्राफ्ट वो करते थे इसके साथ साथ मतलब पैस्टोरल मतलब जो एनिमल्स को एक जगह से जब दूसरे जगह ले आते थे तो अपने क्राफ्ट का भी कुछ सामान अपने पास रखते थे ताकि उससे वो कुछ समय तक अपना लाइवलीहुड चला सकें। तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें इफेक्ट हुआ। फर्स्ट द कॉलोनियल स्टेट वांटेड टू ट्रांसफॉर्म ऑल ग्रेजिंग लैंड्स। फर्स्ट जो था कॉलोनियल स्टेट थी वो ये चाहती थी कि जो ग्रेजिंग ग्राउंड से इनमें ट्रांसफॉर्मेशन लिया जाए, ठीक है, इनको ग्रेजिंग ग्राउंड से हटाकर कल्टिवेटेड फार्म्स में चेंज किया जाए। लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ फॉर इट्स फाइनेंस। और जो लैंड रेवेन्यू था वो मेन सोर्स था इसके फाइनेंस के लिए। बाय एक्सपेंडिंग कल्टिवेशन इट कुड इंक्रीज इट्स रेवेन्यू कलेक्शन। क्योंकि अगर कल्टिवेशन बढ़ेगा, चीज़ें उगेंगी तो इनका जो रेवेन्यू होगा वो भी क्या होगा, अच्छे से आएगा। इसलिए क्या चाहते थे कि कल्टिवेशन को बढ़ाया जाए और ये जो ग्रेजिंग लैंड्स हैं इनको ख़त्म कर दिया जाए। इट कुड एट सेम टाइम प्रोड्यूस मोर जूट, कॉटन, वीट एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दैट वर रिक्वायर्ड इन इंग्लैंड। और वो क्या चाहते थे कि वो उन क्रॉप्स को उगाएं जैसे कि जूट हो गया, ठीक है, कॉटन हो गया, वीट हो गया, ठीक है, उन क्रॉप्स को उगाया जाए जिनकी कहाँ डिमांड है, इंग्लैंड में डिमांड है, ताकि वहाँ की नीड्स क्या हो सके, पूरी हो सके। टू कॉलोनियल ऑफिशियल्स ऑल अनकल्टिवेटेड लैंड अपीयर टू बी अनप्रोडक्टिव। इट प्रोड्यूस नीदर रेवेन्यू नॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इट कैन बी सीन एज वेस्ट लैंड दैट नीडेड टू बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन। और यहाँ पे इनका मानना ये था कि जो लैंड है वो कैसी है, अनकल्टिवेटेड है, अनप्रोडक्टिबल है। तो इन्होंने क्या सोचा कि हम इसको अनप्रोडक्टिबल लैंड को क्या किया जाए, इसे चेंज किया जाए, इसे वेस्ट लैंड से एक अच्छी लैंड में कन्वर्ट किया जाए और इसे कल्टिवेशन के अंडर लाया जाए। फ्रॉम द मिड 19th century वेस्ट लैंड रूल्स वर इनैक्टेड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बाय दीज रूल्स अनकल्टिवेटेड लैंड्स वर टेकन ओवर एंड गिवन टू select individuals. These individuals are granted various concessions and encouraged in newly cleared areas. ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, एक इन्होंने नया रूल निकाला, ठीक है, वेस्ट लैंड रूल। एक नया रूल निकाला गया है मिड 19th century में, जिसमें ये बोला गया कि जितनी भी अनकल्टिवेटेड लैंड है, जो वेस्ट लैंड है, वो गवर्नमेंट के अंडर जा रही है और गवर्नमेंट इस पर क्या करेगा, कल्टिवेशन करेगा। सम ऑफ दैम वर मेड हेडमैन्स ऑफ द विलेजेस इन न्यू क्लियर्ड एरियाज। अब इनमें से उन्होंने क्या कर दिया, जो हेड हुआ करते थे कुछ लोगों को हेड बना देगा विलेजेस के, ठीक है। इन मोस्ट एरियाज द लैंड टेकन ओवर वर एक्चुअली ग्रेजिंग ट्रैक्ट एंड रेगुलरली बाय पैस्टोरलिस्ट। इनमें से कुछ जगहें ऐसी भी थी कि जो पैस्टोरलिस्ट के अंडर थी, जो पैस्टोरलिस्ट क्या करते थे वहाँ पर मतलब ग्रेजिंग कराया करते थे अपने एनिमल्स को। सो एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेशन इनविक्टिवली मैंड द डिक्लाइन ऑफ पास्चर्स एंड प्रॉब्लम फॉर पैस्टोरलिस्ट। अब जैसे इन्होंने क्या करा, जो वेस्ट लैंड जहाँ पे पास्चर्स होते थे उस लैंड को इन्होंने क्या कर दिया, कल्टिवेशन के लिए अपने अंडर ले आए। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी पैस्टोरल कम्युनिटीज़ के लिए कि कैसे वो अपने जो एनिमल्स हैं उनको ग्रेस करवाएगी। सेकेंड, बाय द 19th century वेरियस फॉरेस्ट एक्ट वर ऑल्सो बीइंग इनैक्टेड इन डिफरेंट प्रोविंसेस। दो दीज एक्ट some forests which produce commercially valuable timber like Deodar and Sal were declared reserved. No pastoralists are allowed to access these forests. Other forests are classified as protected. In these, some customary grazing rights of pastoralists were
granted by their movement were severely restricted. The colonial official believed that grazing destroyed the saplings and young shoots of trees that germinated on the forest floor. अब सेकंड क्या हुआ, मिड 19th सेंचुरी में क्या देखा गया कि जब नए नए फॉरेस्ट लॉज आए तो उससे क्या हुआ, जो एरियाज थे जहाँ पे जो फॉरेस्ट उगा करते थे वहाँ पे भी ये जो कम्युनिटीज़ थी, पैस्टोरल कम्युनिटीज़ थी, उनके आने में क्या लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दी गया। ठीक है, उन्हें अलाउ नहीं था कि वो क्या कर सकें, यहाँ पे आ सकें। और इनका जो ये जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स है, इनका मानना ये था कि जो ग्रेजिंग है वो सैपलिंग्स को डिस्ट्रॉय करती है, यंग शूट्स की, और फॉरेस्ट के फ्लोर में उनको जमने नहीं देती है। द हर्ड्स ट्रैम्पल्ड ओवर द सैपलिंग एंड मच्ड अवे द शूट्स, दिस प्रिवेंटेड न्यू ट्रीज फ्रॉम ग्रोइंग। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब ये लोग जो शूट्स, जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो इनको ग्रेस करती हैं और उसकी वजह से जो नई शूट्स हैं वो नहीं आ पाती हैं और नए ट्रीज ग्रो नहीं कर पाती हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।